में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी डिम्पी गांवराम। बाजार आज नई ऊंचाई पर पहुंचा है, लेकिन अब कदम थोड़े छोटे छोटे से हो गए हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी है 25,400 के आसपास, 40 अंकों के आसपास की हल्की सी तेजी है। तो शिखर तो बना है, लेकिन वो हम कह सकते हैं कि स्टीम थोड़ी सी आज मिसिंग है, क्योंकि लगातार हम बाजार में रौनक देख रहे हैं। निफ्टी बैंक की बात करें, 225 अंकों के आसपास की मजबूती है और आज एडवांस डिक्लाइन रेशियो ऑलमोस्ट बराबरी का है। रस्साकशी चल रही है बुल्स और बेयर्स के बीच में। लेकिन मेटल स्टॉक्स में लगातार मोमेंटम है। बैंकिंग की बात करें, एक्सिस बैंक के शेयर से हम लगातार मजबूती देख रहे हैं, लेकिन आज का स्टार परफॉर्मर है लिस्टिंग पर बजाज हाउसिंग का शेयर। बेहतरीन लिस्टिंग, 115% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ शेयर। 17 वाला शेयर 151 रुपए पर लिस्ट हुआ और उसके बाद भी तेजी बनी है। लेकिन इस आईपीओ से पहले जो शेयर चल रहे थे, बजाज हाउसिंग, बजाज फाइनेंस, वहां पर आज हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट टेकिंग है। 2 से 3% के आसपास की गिरावट के साथ ये दोनों शेयर कारोबार कर रहे हैं। लेकिन बाजार में आपके लिए अगले 1 घंटे में मौके कहां पर बनेंगे, अपने एक्सपर्ट से हम ये जानेंगे। बाजार की चाल को समझेंगे, तमाम टेक्निकल लेवल्स को रीड करेंगे। डिम्पी ये समझेंगे कि एफएनओ के आखिरी संकेत क्या दे रहे हैं। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि अगले 1 घंटे में हम करने क्या वाले हैं। फटाफट उसकी झलक आपकी स्क्रीन पर। 2:35 पर क्लोजिंग ट्रेड लेकर आएंगे। 2:40 पर होगा ऑप्शंस का चैंपियन। 3 बजे मार्केट एट 3 आपके सामने होगा, यानी कि बाजार खुलने के बाद खबरों के दम पर किन शेयरों में तेजी या मंदी हो रही है, उसका पूरा का पूरा जायजा लेंगे फटाफट 2 मिनट में। और 3:15 पर बीटीएसटी या फिर एसटी बीटी ट्रेड्स आपके लिए हम लेकर आएंगे और इवेंट्स टू वॉच होगा 3:20 पर। तो पूरा का पूरा शो अगला 1 घंटा एक्शन पैक्ड है। लेकिन चलिए शुरुआत कर लेते हैं बाजार की मेजर हाइलाइट्स के साथ। अभी तक बाजार में क्या कुछ घटा है, उसकी समरी 5 बड़ी बातों के जरिए आपके सामने हम रख देते हैं। तो बाजार हम देख रहे हैं कि नए शिखर के बाद एक रेंज में ही है। 25,400 के आसपास निफ्टी हो और यही लेवल हम आज सुबह के शो में भी देख रहे थे। तो बहुत कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। स्टॉक्स में चर्निंग जाहिर सी बात है वो हो रहा है। बैंक निफ्टी 200 अंकों पर है। अच्छी बात यह है बैंक निफ्टी में कि जो भी रेजिस्टेंसेस थे उसको पार करके अब 52,100 के ऊपर जाकर अब टिका हुआ है। प्लेटफॉर्म शेयरों में जबरदस्त तेजी है। कहीं ना कहीं एनएससी के आईपीओ को लेकर भी खबरें आ रही हैं, तो कहीं वैल्यूएशन री रेटिंग की संभावना हो सकती है। बीएसई में 18% का उछाल हम देख रहे हैं। पावर शेयरों में तेजी का करंट है। कुछ ऑर्डर की खबरें हैं महाराष्ट्र सरकार से अदानी ग्रुप कंपनियों के लिए। अदानी पावर 6% दौड़ा है। लेकिन एफएमसीजी शेयरों में आज हम कमजोरी देख रहे हैं और इमामी का शेयर 5% टूटा है। एडिबल ऑयल पर इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कुछ खबरें हैं, उसके चलते सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव हो रहा है एफएमसीजी शेयरों के लिए। लेकिन अपने एक्सपर्ट्स को जोड़ेंगे और उनसे ये समझेंगे कि बाजार का मूड कैसा है, माहौल कैसा है और ट्रेड कहां पर बन रहे हैं। डिम्पी से जरा आंकड़े समझ लेते हैं। डिम्पी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे और अभी कह रहे थे कि अब देखने वाली चीज होगी निफ्टी बैंक, क्योंकि निफ्टी में तो रिकॉर्ड हाई बन गए। निफ्टी बैंक अभी भी रिकॉर्ड हाई से दूर है, लेकिन अब 51,000 के ऊपर जाकर आज निफ्टी बैंक टिक रहा है। बाजार को आप किस तरह से देख रहे हैं और अगला 1 घंटा कैसा बीतेगा? देखिए, निफ्टी आज एक बार लाल निशान में जाके वापस से हरे निशान में आया हुआ इंडेक्स है। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी का जो हाई बना है वो प्रीवियस हाई से सिर्फ 2 पॉइंट ऊपर बना है, पहला। दूसरा पॉइंट, बैंक निफ्टी पे इसलिए आपको ज़रा ध्यान देना चाहिए क्योंकि बैंक निफ्टी लेगार्ड है, पुट कॉल रेशियो के हिसाब से ठीक है, और चर्निंग के हिसाब से बैंकिंग काउंटर्स का दिन आ गया है, या मैं बोलूँगा उनको भी मौका मिलना चाहिए। कब तक आप आईटी, फार्मास्यूटिकल्स या एफएमसीजी से चलेंगे? एफएमसीजी ने आज सबसे ज़्यादा गिरने वाला इंडाइसिस बना। खबर मार्केट में ये चली कि एडिबल ऑयल के दाम में थोड़ी कमी आई है और थोड़ी बढ़ोतरी हुई है, ड्यूटीज़ में चेंजेस हुए हैं, तो उससे एचयूएल को, इमामी को, जो एडिबल ऑयल के बिज़नेस के अंदर भी है, और साथ ही टाटा कंज्यूमर्स को नुकसान हुआ। ये बात सच है। लेकिन इसके अलावा भी जो एडिबल्स के साथ में जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं वो भी टूटी हैं। ब्रिटानिया है, नेस्ले है, ये सारी कंपनीज़ है। तो टोटल आप देखेंगे सभी कंपनीज़ पे छुटपुट आपको नुकसान होगा। लेकिन ऐसा कहीं भी स्क्रीन देख के नहीं लग रहा कि ये कहीं भी इनमें क्रैक आ रहे हैं या फिर यहाँ का पैसा कहीं और मूव कर रहा है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, आपने जब बैंक निफ्टी का क्वेश्चन उठाया तो मैं बैंक निफ्टी के बारे में बता दूं। बैंक निफ्टी ने आज 52,100-150 के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये आज पहली बार है जब हमने 52,000 के ऊपर आके ओपनिंग की है काफ़ी दिनों के बाद। तो ना केवल गैप मेंटेन है, बल्कि हमने उसको एक बार भी लाल निशान में नहीं गए। दूसरा तो अब अच्छा, दूसरा पॉइंट कि आज के टॉप गेनर्स की सूची एक बार स्क्रीन पे दिखा सकते हैं। आपके पास टॉप गेनर का ना एक ऐसा टेबल बना आता है, टेबल
निफ्टी के टॉप गेनर्स का टेबल बना हुआ आता है। आप वो वाला टेबल फायर करना, तो मेरे को बोलना नहीं पड़ेगा, तो आप उसमें से खुद देखेंगे। एल&टी के बाद जो दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे शेयर होंगे वो टिपिकली बैंक ही हैं और वो प्राइवेट बैंक है। अभी वो टेबल फायर करेंगे ना निफ्टी गेनर्स का, आपके पास है निफ्टी गेनर्स का, ठीक है। एक काम आप करो, एफ एंड ओ गेनर्स का इसी तरह से बना हुआ है आपके पास एक टेबल, एफ एंड ओ गेनर्स का टेबल नहीं बना। चलो मैं वेटेज के हिसाब से बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ आपको। सबसे ऊपर आता है नाम एल&टी का। एल&टी सबसे ज़्यादा बेनिफिट दे रहा है आज ओवरऑल मार्केट्स के अंदर, ठीक है। जो दूसरा वेटेज वाला हिस्सा है जो मार्केट की हेल्प कर रहा है उसका नाम है HDFC बैंक, 12 पॉइंट निफ्टी को वो दे रहा है। ICICI बैंक 12 पॉइंट वो दे रहा है। एक्सिस बैंक 10 पॉइंट वो दे रहा है। तो मैंने पहले 4-5 काउंटर देखे तो उसमें से 3 काउंटर मेरे को बैंक के देखे, वो भी प्राइवेट बैंक के। ध्यान रखा जाए बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक की इंपॉर्टेंस 50% से भी ज़्यादा की है। और एक और चीज़ मैं बैंकिंग का बता देता हूँ, बैंक का आज की डेट में सबसे कमज़ोर शेयर एक सरकारी बैंक है, उस शेयर का नाम है SBI। वो मार्केट के अंदर आज क्रैक कर रहा है। थोड़ा बहुत नुकसान मैं बोलूँगा आज, ये जो फाइनेंस वाली कंपनीज है ना NBFCs, इसने भी थोड़ा मूड बिगाड़ा। वजह आपको पता है, जिस यूफोरिया के साथ हम आए थे उसका आज चरम दिन था। चरम कहने का मतलब उसकी लिस्टिंग होनी थी, लिस्टिंग हो गई तो फिनसर्व टूटा, फाइनेंस टूटा, SBI तो खैर टूट ही रहा था, वो तो आज कमज़ोर हुआ ही। तो इन सब ने क्या हुआ कि अपने अपने नेगेटिव अपना अपना प्रेशर बनाया। आपको ध्यान क्या रखना है, लेवल्स के हिसाब से मैं और क्लियर कर देता हूँ। बैंक निफ्टी में अब 52,000 आ चुका है, तो आप 51,000 वाली चीज़ों के बारे में अब ज़्यादा ना सोचो, और अगर आप सोच भी रहे हो तो ज़्यादा डीप मत सोचो। सुबह हमने आपको 51,500 का स्टॉप लॉस बताया था, क्लोज होते होते, क्योंकि ये 250 पॉइंट बहुत ज़्यादा नहीं होते, फिर भी आपका पहला स्टॉप लॉस 52,000, अब 51,800 आपका दूसरा स्टॉप लॉस है। चाहो तो इसको सीरीज़ का भी रख सकते हो, वैसे सीरीज़ का 51,500 भी रहने दो तब भी चलेगा, लेकिन 51,800 भी बनाया जा सकता है। मैं आज बैंकिंग पे इसलिए ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपका रिस्क रिवार्ड, कंफर्ट, और ये चीज़ मैं नहीं बोल रहा, ये डाटा में दिख रहा है आपको। मैंने जब बताया ना, मैंने आपको 4 टॉप काउंटर्स वेटेज वाले दिखाए, तो उसमें से 3 बैंक के काउंटर्स हैं। ये मेरे कहे से थोड़ी चलता है, HDFC या मेरे कहे से एक्सिस या ICICI या कोटक नहीं चलेंगे, ठीक। और मैंने आपको सुबह पुट कॉल रेशियो में बताई थी इसकी कि इसकी 1.13 है। चलो मैं आपके लिए ना बिल्कुल लाइव पुट कॉल रेशियो भी चेक कर देता हूँ, बिल्कुल लाइव पुट कॉल रेशियो अभी क्या चल रही है। 1 मिनट मेरे को लगेगा, जस्ट 1 मिनट के अंदर ही मैं आपको देख के बताता हूँ। तो अभी मेरे पास जो पुट कॉल रेशियो आ रही है वो 1.13 ही आ रही है, यानी कि किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा। तो अभी भी बैंक निफ्टी कोई बहुत महंगा नहीं हुआ, ये भी और चल सकता है। कहाँ तक चल सकता है जरा मैं इसके बारे में भी आपके पॉइंट रख देता हूँ। फिर 2 मेहमान मेरे को स्क्रीन पर दिख रहे हैं, आदित्य अरोड़ा, राजेश अग्रवाल, उनके पास चलेंगे, ज़्यादा वेट मैं करवाऊंगा नहीं उनको। तो पहला टारगेट आएगा 52,500 तक का, उसके बाद की सोचेंगे तो आपको 2 स्टॉप लॉस दे दिए, 51,800, 52,000, 52,500 आपका टारगेट हो गया बैंक निफ्टी का। निफ्टी के अंदर क्योंकि एग्रेशन उतना फास्ट नहीं है तो इसलिए 25,500 ही मान के चलो, और आपका नीचे का स्टॉप लॉस हो गया 25,200, या 25,300 भी रखना चाहो तो आपकी मर्जी, 200 रखेंगे तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो आपके लिए स्टॉप लॉसेस टारगेट क्लियर हो गए। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में सलाह ये है कि डिप मिले तभी नए वालों को आना चाहिए। बैंक निफ्टी में डिप मिलने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लगती है, इसलिए छोटा मोटा इक्का दुक्का लॉट अगर यहाँ पे भी लेना चाहें तो वो टेस्ट कर सकते हैं। इन सब के पीछे एक डिस्क्लोजर डलवा देता हूँ कि आप अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही काम कीजिए। हम सिर्फ डाटा एनालिसिस आपके सामने कर रहे हैं, मैं आपका हाथ पकड़ के सौदा प्लस नहीं करवाऊंगा, और ना मैं इसमें बिलीव करता हूँ। तो आपका अपने पास राइट है, आप कीजिए, ना कीजिए, बिल्कुल ना कीजिए, और अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही कीजिए। आदित्य अरोड़ा, राजेश अग्रवाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत और उनसे ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि इस समय चीज़ें कैसी एडप्ट हो रही हैं, कैसे बदल रही हैं। आदित्य, पहले तो मैं ज़रा लेवल्स के हिसाब से आपसे क्लियरेंस चाहता हूँ, आज का सेशन मार्केट्स के लिए कैसा रहा? आज का सेशन को आप किस तरह से रेट करते हैं? मैं आउट ऑफ 10 अगर आपसे मार्क्स देने के लिए बोलूँ आज के सेशन को, और दूसरा बैंक निफ्टी पे आप कितने बुलिश और कितने बीरिश हैं? देखिए, मैं मार्केट को 7 पॉइंट्स दूंगा आउट ऑफ 10। और बैंक निफ्टी पे आपने पूछा मेरा क्या व्यू बनता है, तो मेरा बुलिश व्यू बनता है। और अगर निफ्टी बैंक निफ्टी को कंपेयर करें तो मैं बैंक निफ्टी में ज्यादा बुलिश हूँ। ये है पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि निफ्टी ने एक नया हाई लगा दिया है,
और बैंक निफ्टी ने नया हाई नहीं लगाया, तो ये एक अनफिनिश्ड बिजनेस है जो मुझे लगता है कि इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स एक नजर में रख रहे हैं। और टेक्निकली भी बाजार ब्रेकआउट दे रहा है, बैंक निफ्टी ब्रेकआउट दे रहा है, खासकर सारी मूविंग एवरेजेस ऊपर की साइड टर्न हो रही है और ऑसिलेटर्स भी ऊपर की साइड जा रहे हैं। और हम कई दिनों से बात करें, लास्ट वीक भी हमने बात करी थी कि बैंकिंग सेक्टर में जो हैवी वेट काउंटर हैं, जैसे आईसीआईसी बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, काफी अच्छे तरीके से पोजिशनड है। और बाजार में एक चैटर भी है कि जो प्राइवेट बैंक है उसकी वैल्यूएशन डिसेंट है कंपेयर टू अदर सेगमेंट्स, तो वहां पे रन अप की जगह बिल्कुल बनती है। तो बाजार ओवरऑल मुझे लगता है अभी रिस्क ऑन मोड में जा रहा है बिफोर द इवेंट। और बैंकिंग स्पेस में एक अच्छा रनवे बनता है, एक अच्छा हेडरूम है, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड काफी जस्टिफाइड, और मैं बैंक निफ्टी में बुलिश हूँ कंपेयर टू निफ्टी। ठीक है, निफ्टी बैंक पर बुलिश हैं आदित्य से ये भी जानेंगे कि अगर इंडेक्स पर बुलिश हैं, शेयर कौन से उनको ठीक लग रहे हैं निफ्टी बैंक में। लेकिन राजेश जी को शो में जोड़ लेते हैं। राजेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, स्वागत है आपके टी नाउ संदेश पर। राजेश जी, बाजार का सवाल आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे ये जानना चाहेंगे, देखिए आज बजाज हाउसिंग फाइनेंस की लिस्टिंग हुई और आप भी इसको काफ़ी ट्रैक कर रहे थे। अब जो उम्मीद आपको थी या फिर जो उम्मीद मार्केट को थी, सारे के सारे पूरा किए हैं बजाज हाउसिंग ने। 70 वाला शेयर 150 पर लिस्ट हुआ और अब 165 पर ट्रेड कर रहा है। प्रॉफिट टेकिंग करनी है या नहीं करनी है राजेश जी? क्या इसमें अभी और लंबा बने रहना है? और दूसरी चीज ये कि अगर हम हाउसिंग फाइनेंस से तुलना करें इस सेगमेंट की, तो प्राइस टू बुक वैल्यू के लिहाज से थोड़ा सा महंगा ट्रेड कर रहा है ये। कितना कन्विक्शन है आपको कंपनी पर और क्या निवेशित रहे इसमें? गुड आफ्टरनून आशीष जी, टेम्पे जी, बाकी भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने बहुत सटीक बात करी कि दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से जब मैं इसे कंपेयर करता हूं तो वैल्यूएशन बहुत ऊंचे नजर आते हैं। 70 रुपये में जब आईपीओ का प्राइस घोषित हुई थी, उस समय के अगर वैल्यूएशन देखो तो आप 31 टाइम्स पी और 4.1 टाइम प्राइस टू बुक पे ये ट्रेड कर रहा है। और आज 165 पर अगर है तो वो वैल्यूएशन उससे दुगने हो गए हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब रहा सवाल कंपनी का, तो कंपनी बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कई गुना ग्रोथ दिखाई है कंपनी ने, फिर वो चाहे लोन बुक हो या उनके प्रॉफिटेबिलिटी हो। सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है हाउसिंग फाइनेंस में अगर देखा जाए तो। प्रोडक्ट इनका बहुत डाइवर्सिफाइड है, पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है, बजाज ग्रुप को बिलोंग करती है, और एसेट बेस अच्छी तरीका से बढ़ रहा है। पिछले 5-6 साल में अगर देखेंगे तो 39% के CAGR से इस कंपनी ने ग्रोथ करी है। AUM आज की डेट में 97,000 करोड़ का है। सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन जहां वैल्यूएशन की बात आती है तो अगर आप देखो कि ये सेकेंड लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। अब फर्स्ट लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कौन है भाई? HDFC तो अब मर्ज हो गई HDFC बैंक के साथ, तो अब LIC हाउसिंग फाइनेंस आती है और वो ट्रेड कर रही है 12-13 के पी पे, और ये ट्रेड कर रही है 50-60 के पी पे। हाँ, इस कंपनी ने बहुत अच्छी ग्रोथ बहुत छोटे समय में दिखाई है, आने वाले दिनों में भी अच्छी ग्रोथ हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं वैल्यूएशन मैटर करते हैं। तो जिनकी छोटी अवधि के टाइम होराइजन हो, उन्हें मैं पूरा नहीं तो कम से कम पार्शियल प्रॉफिट बुक करने की सलाह दूंगा। पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग की सलाह है। हालांकि बाजार में एक थ्योरी और काम करती है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं थोड़ी महंगी होती हैं, प्रीमियम वैल्यूएशन वो कमांड करती हैं। आप देखिए ये जो इसकी जो ताकत है ना, AUM ग्रोथ 30% CAGR प्लस की सालाना आधार पर ये ग्रोथ रही है, NPA 1% से कम, तो ये सारी स्ट्रेंथ देकर ही लोग अभी इस पर भरोसा पूरी तरह से बनाए हुए हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉफिट अगर हो ही रहा है ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग पार्शली कर लेनी चाहिए। अपना जो कॉस्ट है वो तो निकाल ही लीजिए, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। और ये राजेश जी भी यही कह रहे हैं। चलिए, हमारे एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, श्रीकांत चौहान हमारे साथ हैं, और अब शुरू करेंगे क्लोजिंग ट्रेड्स को। श्रीकांत जी नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं आपके शेयरों से। बताइए कहाँ भरोसा है आपका और क्या खरीदना है, बेचना चाहिए अभी? या गुड आफ्टरनून अभिषेक जी, गुड आफ्टरनून डिम्पी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो देखिए, मुझे लगता है कि इस मार्केट में एक साइडवेज एक्टिविटी बनी है, एक रेंज बाउंड सेशन हम पिछले 2 दिनों से देख रहे हैं। और एक्सपायरी के दिन पे जो हमने एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैली देखी थी मार्केट में, उसके बाद मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसा कुछ एक
साइडवेज सॉर्ट ऑफ पैटर्न दिखते हैं और इसी वजह से हमें लगता है कि मार्केट में एक पॉज बना हुआ है। अदरवाइज हमें लगता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो काफी हद तक काफी स्ट्रांग है और कई सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने टेक्निकल फॉर्मेशंस बनाने के बाद उसमें से ब्रेकआउट कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर मैं फार्मा सेक्टर की बात करूं तो यहाँ पे कई सारे ऐसे स्टॉक है कि जो अपने कंसोलिडेशन के ट्रेंड में है और उसके बाद उसमें शायद ब्रेकआउट फॉर्मेशन बन सकता है। बायोकॉन सबसे पहले हमें ऐसा स्टॉक लगता है कि जहां पे तेजी बन सकती है। 390 के करीब अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर आप पिछले 5-6 दिनों के ट्रेंड की अगर बात करें तो इसमें एक ट्रायंगल फॉर्मेशन बना है। इसके पहले इसमें एक अच्छी खासी रैली हुई थी। हमें लगता है कि ये स्टॉक ब्रेकआउट के बाद 420 तक के लेवल्स दिखा सकता है। 380 के स्टॉप लॉस के साथ बायोकॉन को खरीदना चाहिए, यहाँ पे तेजी बन सकती है। इसके अलावा मैं कहूंगा कि अगर और किसी स्टॉक में मोमेंटम नजर आ रहा है तो वो है एंजल वन। और एंजल वन में जो ओवरऑल हमने एक रैली देखी थी इन द मंथ ऑफ अगस्त, मिडिल ऑफ अगस्त में अगर आप देखिए तो ये स्टॉक कुछ 2100 के करीब था, वहां से लगभग वो 2800 के करीब गया था, यानी कि 2100 से लेकर 2800 इन जस्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस। उसके बाद उसमें एक करेक्शन आया और उस करेक्शन के बाद हम वापस से एक रिबाउंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में देख रहे हैं। हमें लगता है कि 2580-85 के करीब अभी ये स्टॉक आ गया है। इनफैक्ट कुछ मिनटों पहले ये स्टॉक 2540-30 के करीब था अभिषेक जी, अभी ये स्टॉक बढ़ चुका है। तो मैं कहूंगा कि थोड़ा सा स्टॉप लॉस को हम रिवाइज कर लेंगे। 2480 की जगह पे हम स्टॉप लॉस करेंगे यहाँ पे 2500 का, और जो टारगेट्स जो हम लोग 2660 के रखे हैं उसको हम कर देंगे 2700 के। आप ये पर्टिकुलर स्टॉक के साथ भी ले सकते हो, जो स्टॉप लॉस आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है तो भी चलेगा। अगर कोई करेक्शन आता है तो इसमें लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, 2480 का स्टॉप लॉस रखे 2660 के टारगेट के लिए। लेकिन हमें लगता है कि इसमें मोमेंटम है और ये स्टॉक बाय ऑन डिप्स या तो इवन एट करंट लेवल्स खरीद के चल सकते हैं। एंजल वन के लिए जो टारगेट अब हो गया है वो है 2700 का आपके लिए, और स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 2500 पर। ये आप जो आंकड़े हैं ना इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा आप अपनी शीट में, क्योंकि ये पहले से हैं और उसको ऑन एयर बताया है श्रीकांत जी ने। और जो दूसरा शेयर है वो है बायोकॉन का। लगातार अच्छी हम तेजी देख रहे हैं बायोकॉन के शेयर में, और इसके पीछे की बड़ी वजह ये कि यूएसएफडीए से कई क्रिटिकल बड़ी मंजूरी मिली है बायोकॉन को, उसका असर है। और एक क्लैरिफिकेशन भी आया है कंपनी के फाउंडर किरण मजूमदार शॉ की तरफ से कि वो जो अफवाहें चल रही थी बाजार में, जो कानाफूसी हो रही थी, क्या बायोकॉन को प्रमोटर बेचने वाले हैं कंपनी को, उन्होंने आगे सफाई दी कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बायोकॉन मजबूती से मार्केट में बनी रहेगी। ये दो शेयर हो गए श्रीकांत जी की तरफ से। आदित्य जी आप बताइए सर, आपकी नजर कहाँ गई है और आप क्या रेकमेंड कर रहे हैं? देखिए गैस काउंटर में एक अच्छा रिवर्सल आज देखने को मिला है। उसमें एक क्लासिकल पैटर्न देखने को मिल रहा है हमें आईजीएल में। ये एक बुलिश कैंडिडेट है। फ्राइडे के पुअर सेशन के बाद आज एक कंप्लीट टर्न अराउंड देखने को मिला है और बुल्स कंट्रोल में है अभी। तो इधर एक बुलिश बेट प्लेस की जा सकती है 529 में। 515 रहेगा स्टॉप लॉस और 550 से लेके 565 रहेगा टारगेट। ठीक है, आईजीएल रडार पर है आदित्य की। आपके लिए टारगेट बनेगा 550 से 565 रुपए का। आईजीएल भी हमने हाल फिलहाल देखा है कि ये तेजी का ही इसमें भी मोमेंटम है और उसको राइड करने की सलाह दे रहे हैं आदित्य 565 के टारगेट के लिए। आदित्य एक ही शेयर आपकी तरफ से? एक ही शेयर है मेरे रडार पे। अच्छा कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, शेयर कम हो। हमारी भी फिलॉसफी यही है कि शेयर कम हो लेकिन जो हो पक्के हों, ताकि आपका कन्विक्शन उस पर बना रहे मजबूती के साथ। एक शेयर आज आप देखेंगे कि वायदा का है टॉप गेनर, और वो शेयर है डिक्सन टेक का। लगातार ये शेयर चल रहा है और मजबूती दिखा रहा है, रिकॉर्ड ऊंचाई पर भी पहुंच गया है। 7.5% आपको ऊपर फिलहाल ये कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि इन्होंने एचपी इंडिया के साथ एक करार किया था, और एक और करार की अभी खबर आई है, नया करार किया है कंपनी ने। पूरी जानकारी लेकर हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पूजा बताइए डिक्सन टेक क्यों चल रहा है और किस तरह की चाल रही है, भी बताइएगा आप। जी, डिक्सन टेक में दमदार तेजी जारी, और आज शेयर ने लगातार छठे दिन तेजी दिखाकर अपना नया रिकॉर्ड बनाया 13,848 का। खबर भी आई थी आज नोटबुक के लिए पेजेट इलेक्ट्रॉनिक्स का एसएस इंडिया के साथ कंपनी ने एमओयू किया है। पिछले हफ्ते की खबर ये भी थी कि कंपनी ने एचपी इंडिया के साथ भी पेजेट ने करार किया था। नोटबुक, डेस्कटॉप और ऑल इन वन पीसी के लिए करार हुआ था। आपको बता दें कि एसर, लेनोवो के बाद आईटी हार्डवेयर में एचपी तीसरा सबसे बड़ा कस्टमर है।
तो ये जो कुछ हाल फिलहाल में जो डील्स हुई हैं, एमओयू हुए हैं, इसकी वजह से भी डिक्सन टेक में शानदार तेजी देखने को मिल रही है। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। स्पेशली नोमुरा की जो रिपोर्ट आई है, FY27 तक भारत की मोबाइल इंडस्ट्री में 30% से ज़्यादा हिस्सा संभव है डिक्सन का। तो ये कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। और इसके बाद जो टारगेट्स भी नोमुरा देख रही है वो 15,566 का है। नुवामा की भी रिपोर्ट आई, बाई की रेटिंग के साथ 15,000 का लक्ष्य दिया। HSBC की 14,000 के साथ बाई की रेटिंग यहाँ पर ब्रोकरेज हाउसेज ने दी थी। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट्स हाल फिलहाल में देखने को मिली हैं। आगे के लिए भी काफ़ी बेहतरीन और पॉजिटिव ट्रिगर्स हैं कंपनी के लिए। डिक्सन में माना जा रहा है कि मजबूत मांग वाले सेगमेंट में पकड़ है और आगे त्योहारी सीजन का भी फायदा डिक्सन टेक को मिलेगा। कई ग्लोबल ग्राहकों से करार किया है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन का भी फायदा मिलेगा। PLI के चलते मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 15 से 20% की ग्रोथ होने की संभावना। इसके अलावा नोमुरा का कहना है कि FY30 तक आय $13 बिलियन और वित्त वर्ष 2040 तक $52 बिलियन होने की संभावना है आय में। कर्मचारियों की संख्या भी 2 साल में बढ़ाकर दोगुना करने की योजना है कंपनी की। तो ये कुछ पॉजिटिव कमेंट्स यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स की तरफ से। अगर हाल फिलहाल में तेजी देखें स्टॉक में तो शानदार रनअप आया है। पिछले 1 साल में ही स्टॉक करीब 180% चल चुका है और पिछले 1 महीने का अगर ट्रेंड देखें तो 11% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है। 6 महीने की बात करें तो करीब 90% से ज़्यादा की तेजी है स्टॉक में और आज तो स्टॉक अपने रिकॉर्ड लेवल्स के पास लगातार कारोबार कर रहा है। ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एक टेक्निकल कॉल ले लेते हैं। श्रीकांत सर जरा चेक करना, डिक्सन इसलिए नहीं खरीदा था डिक्सन क्योंकि बहुत थोड़ा चल गया है। वैसे आप बिजनेस को देखेंगे ना तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक कंपनी तो 30,000 रुपये की हो सकती है ना। बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई हैं जिन्होंने 13,500 के टारगेट तब दिए थे जब ये 10,000 का शेयर हुआ करता था। तब लगता नहीं था कि 30% का राइज होगा, देखते देखते हो गया। दिखा दो इसका मंथली, दिखा दो इसका वीकली, दिखा दो इसका 52 वीक हाई, सब कुछ दिखा दो इसका साल का, ताकि पता लग पाए एक शेयर, अच्छी बैलेंस शीट, अच्छी टेक्नोलॉजी फ्यूचर को कैसे डिस्काउंट करके दिखाता है भाव, और किसी को कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। 1 महीने में 12% फायर करते हुए मैं ज़रा बता भी देता हूँ, 6 महीने में 100%, 7,000 रुपये शेयर। हाँ, 6 महीने में 7,000 शेयर, 52 हफ्ते में 9,000 शेयर। आज से जस्ट 1 साल पहले 4,800 का शेयर था, आज ये 13,000 का शेयर है। मैं इसकी प्राइसिंग पे नहीं जा रहा, मैं तो इसकी सिर्फ बैलेंस शीट पे जा रहा हूँ। एथिकली तो मेरे को राजेश सर से क्वेश्चन पता करना चाहिए था, लेकिन राजेश सर बोलेंगे नहीं बैलेंस शीट अच्छी है, गूगल का बिजनेस इनके पास मिल गया। अभी आज ही मैं हेडलाइंस में पढ़ रहा था, एक ASUS नाम की कंपनी है, उसके साथ भी इनका टाई अप हो रहा है, जो थोड़ी देर पहले पूजा भी आपको डिटेल में दे रही थी इनसे। तो श्रीकांत भाई, मेरे को सिर्फ इतना पता करना है कि जिनके पास पड़ा है उनको थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। आफ्टर ऑल पैसा बनाने के लिए तो हम आए हैं, बन तो गया, तो थोड़ा बहुत बुक कर लेना चाहिए। और दूसरा, कितना और चलेगा? बिल्कुल। तो देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी में जैसे इसका न्यूज़ फ्लो है उसी के बेसिस पे हमने अच्छी खासी रैली देखी है। मल्टीपल टाइम्स ये स्टॉक ने हायर टॉप हायर बॉटम की सीरीज बनाई है और मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम जब इसमें न्यूज़ फ्लो आता है तो स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई को क्रॉस कर ही लेता है। इट मीन्स कि इसमें डेफिनेट अच्छा खासा बाइंग इंटरेस्ट है। बट साथ ही साथ मैं अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस एप्रिसिएशन को देखता हूं तो ये गजब का है। पिछले अगस्त या पिछले सितंबर में देखेंगे तो स्टॉक 4,000 के करीब था, अभी 14,000 के करीब आ चुका है। और साथ ही साथ अगर आप इसके फंडामेंटल्स के अगर वैल्यूएशंस को देखें तो एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के साथ ही ट्रेड कर रहा है। मैं कहूंगा कि नो डाउट टेक्निकली पिक्चर काफी कहूंगा कि स्ट्रांग है, क्योंकि देखिए जैसे स्विंग हाई क्रॉस होता है, हायर बॉटम बनता है, टेक्निकली हम इसे ऐसा नहीं कह सकते कि ये स्टॉक बेरिश है, इसे बेच दो करके। बट साथ ही साथ मैं कहूंगा कि जो ऑसिलेटर्स है और वो जो एक स्ट्रेंच हो चुका है, यानी कि एक लेवल तक जो बढ़े हुए हैं, वो इंडिकेट करते हैं कि ये स्टॉक ओवरबॉट पोजीशंस में है। यहाँ पे आप कुछ बिल्कुल मुनाफा वसूल कर सकते हैं। पार्शियल पोजीशन आप यहाँ पे एग्जिट कीजिए, पार्शियल पोजीशंस पे आप बने रहिए, क्योंकि फंडामेंटली एक्सपेंसिव होने के बाद भी टेक्निकली मैं कहूंगा कि ये स्टॉक में काफी अच्छा दमखम दिख रहा है। फंडामेंटल न्यूज फ्लो नो डाउट ट्रैक करते हैं, लेकिन डिम्पी जी मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, तो ये रूमर्स चलती रहेगी जिसकी वजह से शायद ये स्टॉक ऊपर है। न्यूज आने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलता है, इसी वजह से मैं कहूंगा कि पार्शियल बुकिंग आप कीजिए। टेक्निकली यस 15,000 के लेवल्स शायद आ सकते हैं, क्योंकि बेस्ड ऑन रिट्रेसमेंट, बेस्ड ऑन एक्सटेंशंस ये लेवल्स नजर आते हैं। करंट लेवल से मैं कहूंगा कि कोई फ्रेश टेक्निकल लॉन्ग पोजीशंस बनानी है तो मैं कहूंगा उससे आप अवॉइड कीजिए। यहाँ पे करेक्शन आने दीजिए, 13,500 600 के करीब जो प्रीवियस स्विंग हाई था, उस पर्टिकुलर स्विंग हाई के करीब आप लॉन्ग की पोजीशंस बनाए तो आपका स्टॉप लॉस भी काफी
नियर बाय का रहेगा, लेकिन करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज नॉट फेवरेबल। सर आपने इस पूरे आंसर में 3 चीज़ें बिल्कुल साफ साफ बता दी हैं। पहला, एक तो थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करने में समझदारी है। कईयों का होता है कि हमको 100% जब हमारा पैसा डबल हो जाएगा तो हम बुक करेंगे। भाई हो तो गया डबल, आप थोड़ा बहुत बुक करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, कईयों का मानना है कि नहीं हम सर ये तो लेगेसी वाले बिजनेस है, हम लेगेसी वाले बिजनेस को ट्रांसफ़र करेंगे। तो श्रीकांत जी ने उसका भी जवाब दिया है कि आप थोड़ा सा प्रॉफिट बुक कर लो, प्रिंसिपल अमाउंट के साथ बने रहो, मोर देन 2 प्रिंसिपल अमाउंट के साथ भी बने रहो, होल्ड करो, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। फिर एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि नए वाले अब क्या करें, तो श्रीकांत जी ने उसका भी जवाब दे दिया। भाई नए वालों का रिस्क रिवॉर्ड देखो थोड़ा सा, ये बात तो सच है ना कि जिसने रिस्क लिया उसी को रिवॉर्ड मिला। तो आपका पहले रिस्की ट्रेड नहीं था, अब आपका मोर रिस्की ट्रेड हो गया, तो आपका रिवॉर्ड उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो आप नए वालों को तो डिप में ही आना चाहिए, ठीक है। तो पुराने वालों का, नए वालों का, सबके कैलकुलेशन है। इन तीनों आंसर्स में मेरे को एक चीज़ बहुत साफ समझ में आई कि कंपनी को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैलेंस शीट को लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है। तो इसलिए आप देख सकते हैं आज भी मैं अगर डेरिवेटिव के ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट दिखा दूँ ना, तो शायद आज भी बेचा नहीं जाएगा काफ़ी सारे लोगों से। एक बार दिखाई तो लगे हाथ जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लिखा होता है, प्राइस एक्शन 7% दिखेगा, OI करीब 11%, और इस सीरीज़ के मिडल में हो रहा है। ये सीरीज़ का शुरुआत नहीं है, सीरीज़ का मिडल है। 26 तारीख को तो हम डेरिवेटिव एक्सपायरी की तरफ जा रहे हैं। इतना OI एडिशन अगर किसी शेयर के साथ हो रहा है तो वो नोटिसेबल हो जाता है, वैसे ही नोटिसेबल हो जाता है। बट एनी हाउ, एक छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त हो गया, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद 2-4 शेयर और भी हैं जहाँ पर आज अच्छा ट्रेड बन रहा है। मैं IGL की बात करूँगा ब्रेक के बाद, एक UBL की बात करूँगा ब्रेक के बाद। तो छोटे से ब्रेक के बाद IGL और UBL के लिए तैयार रहिएगा। हमने कार्यक्रम की जहाँ से शुरुआत की थी, एग्जैक्टली इंडेक्सेस वहीं ट्रेड कर रहे हैं और इस तरह हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं। मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, इंडिया विक्स आज बिल्कुल फ्लैट है। 12.5 का विक्स आपको 100 पॉइंट से की मूवमेंट दे ही नहीं सकतेगा, देगा ही नहीं। हाँ, अनटिल अनलेस जब तक गैप ना हो, तो गैप भी नहीं मिले हुए, अब आप क्लोजिंग की तरफ जा रहे हो। आपको 100 पॉइंट की बैंक निफ्टी के लिए तो आपको घूमना फिरना पड़ेगा। और चलो मैं आपको आज का ही लेवल ही बता देता हूँ। आज का अगर मैं आपका हाई और लो को भी चेक कर लूँ ना, 445 का हाई है और 336 का लो है। कहने का मेरा मतलब है कि सिर्फ 90 पॉइंट के अंदर आज का हाई लो भी लगा हुआ है निफ्टी का, 90 पॉइंट के अंदर। और ये 12.5 का विक्स इससे ज़्यादा देगा ही नहीं। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी कराया था कि 100 पॉइंट से ज़्यादा की मूवमेंट नहीं देगा निफ्टी पर। तो आप अपना टाइम बहुत ज़्यादा, इंडेक्स ऑप्शंस वाले बिल्कुल ध्यान, अगर आप हमारी सुबह की कमेंट्री देखते हैं, हमने बहुत खुल्लम खुल्ला बोला आज इंडेक्स ऑप्शंस का दिन ही नहीं है। आज इंडेक्स ऑप्शंस वालों को शांति से बैठना है, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस के अंदर बहुत अच्छे अच्छे दिन हो सकते हैं, खासकर बैंकिंग का। मैं कहा सुबह जब शो में बैठा था तो हमारे साथ अवनी भट्ट जुड़ी थी, उन्होंने हमको एक्सिस बैंक के एक ऑप्शंस के बारे में बताया। अभी तक वो ख़राब नहीं हुई, अभी तक भी चल रही है। अजीत मिश्रा को जोड़ के एक और ऑप्शंस का ट्रेड पता करते हैं, लेके आइए ऑप्शंस का चैंपियन। अजीत सर, इंडेक्स के ऑप्शंस तो है नहीं, लेकिन स्टॉक्स के भर भर के हैं और खासकर सबकी नज़र जा रही है बैंकिंग पर ही। आप भी कोई बैंक के ऑप्शन देना चाहते हो क्या? मैं सिर्फ गेस कर रहा हूँ। बिल्कुल डिम्पी, तो देखिए जैसे कि मार्केट में अभी वही दिख रहा है कि आपको बहुत सिलेक्टिव होने की जरूरत है, बिकॉज ये टाइम वाइज जो हम करेक्शन देख रहे हैं, इसमें अगर आपने स्टॉक आइडेंटिफाई शायद ठीक से नहीं किया तो जो टाइम डिके की वजह से आपके ऑप्शंस में डेंट पड़ता है वो देखने को मिलेगा। तो ये बैंकिंग में जैसे अगर आप देखेंगे तो इंडसइंड बैंक में एक ऑलमोस्ट करीब 7-8 महीने के बाद एक ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिला है और स्टॉक ने अभी हाल फिलहाल में एक छोटा सा हेड एंड शोल्डर है, उसका भी ब्रेकआउट दिया है। तो दोनों ही चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि अब जब रिकवरी स्ट्रेंथन होगी बैंकिंग में जिस तरीके से दिख रही है, तो डेफिनेटली इंडसइंड बैंक का भी पार्टिसिपेशन इसमें इक्वली होगा। तो यहाँ पे 1460 वाली जो कॉल करीब 25-26 के पास ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं 40 तक के टारगेट्स के लिए 18 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, इंडसइंड बैंक के कॉल आए और आपको मिल गया। सुबह भी हमको एक एक्सिस बैंक की कॉल मिली थी। देखिए प्राइवेट बैंक की ही कॉल पकड़ने में समझदारी है, फिर ट्रेंडिंग भी बैंक के फेवर में जा रहा है।
तो ऑप्शंस का तो पहला नियम ही यही है कि जो ट्रेंड है उसकी ऑप्शंस होने चाहिए, फिर उसमें भी स्पेसिफिक होना चाहिए कि भाई कौन से पर ज़्यादा अच्छा मूवमेंट दे सकता है। आप अल्फ़ा बीटा इन सब पे मत जाना, बेसिक सी कैलकुलेशन सामने लिखी हुई है। 26 रुपये पे कॉल लेनी है, 18 का स्टॉप लगाना है, 40 का टारगेट है। सब कुछ ठीक रहा तो एक लॉट की कैलकुलेशन 6800 रुपये के प्रॉफिट की है। सब कुछ ख़राब रहा तो 4000 रुपये 4100 के लॉस की भी है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड 1:1 का नहीं, 1:1.5 का या 1.25 के आसपास का बना हुआ है। तो आपको जम रहा है तो बिल्कुल आप लीजिए। और मैं कई बार बोलता हूँ, कन्विक्शन आपकी भी होनी चाहिए। सामने वाला सिर्फ बता सकता है, दिखा सकता है, लेवल्स भी नोटिस करा सकता है, हाथ पकड़ के सौदा नहीं करवा सकता। वो आपकी अपनी इंटेलिजेंस आपको करवाएगी, और आपके वित्तीय सलाहकार हो सकता है आपको करवाएं। तो आप उनसे भी एक बार पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। इंडसइंड बैंक पे स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर पे चला जाओ। सभी ने बोला है कि आउट ऑफ 10 9 लोग इसलिए डेरिवेटिव में लॉस खाते हैं क्योंकि उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन अच्छा नहीं है। ऑप्शंस के अंदर खासकर यहाँ पे मन ज़्यादा हावी हो जाता है बजाय भाव के, इसलिए एवरेज नुकसान 50,000 का आता है और 10 में से 9 लोगों की रेशियो है। सोच के देखिए आप, ठीक है जी। आगे बढ़ें। एक जानकारी आपके सामने और रखना चाहते हैं, वो मार्केट प्लेटफॉर्म शेयरों में आज एक अच्छी तेज़ी आई है। 18% से ज़्यादा उछाल के साथ बीएससी का शेयर आज नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। अच्छा, सिर्फ बीएससी नहीं है, एमसीएक्स भी है कमोडिटीज़ का। इस तेज़ी के पीछे की वजह क्या है बताने के लिए आशीषा जुड़ रही हैं। आशीषा सिर्फ उनको बीएससी के बारे में बताएंगी। आशीषा जी बताइए प्लीज़। बिल्कुल, सभी एक्सचेंजेस स्टॉक्स में आज तेज़ी दिखी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे आपने बात की करीब 16 से 17% की तेज़ी यहाँ पर है। इसके अलावा एमसीएक्स में भी 4 से 5% की तेज़ी है। आईईएक्स, सीडीएसएल जैसे कुछ स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर भी तेज़ी है। याद रखें, एनएसई के खिलाफ कोलोकेशन केस हुआ था, लेकिन अब सेबी ने क्लीन चिट दे दी है। सब जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो क्लियर कर दिए गए हैं, जो पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। और इसके चलते एनएसई के आईपीओ की भी उम्मीदें लगाई जा रही है। शायद जल्द ही एनएसई का आईपीओ एक्सचेंजेस पर आ सकता है, और इसी के चलते सभी एक्सचेंज रिलेटेड स्टॉक्स में वैल्यूएशन कैचअप भी दिखाई दे सकता है। तो इस न्यूज़ फ्लो के चलते सभी एक्सचेंजेस के स्टॉक्स में आज तेज़ी दिखी है। इनफैक्ट एनएसई के नतीजों की बात करें तो पहली तिमाही के नतीजे काफ़ी शानदार रहे। रेवेन्यूज़ में करीब 50% का ग्रोथ और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में करीब 40% का ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट किया था सालाना आधार पर। इसके अलावा मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी अच्छी रही है। सभी सेगमेंट्स पर मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस, कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है, और मैनेजमेंट की कमेंट्री आउटलुक को लेकर भी काफ़ी पॉजिटिव है। इनफैक्ट बीएससी के नतीजों की बात करें तो यहाँ पर भी पहली तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ 149% का था और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ करीब 253% का कंपनी ने पहली तिमाही में रिपोर्ट किया था। तो एनएसई के लिस्टिंग की उम्मीद से सभी एक्सचेंजेस स्टॉक्स में तेज़ी दिखी है। इनफैक्ट ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो सभी स्टॉक्स में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बीएससी के स्टॉक ने करीब 50% के रिटर्न्स निवेशकों को दिए हैं। सीडीएसएल में भी करीब 60% के रिटर्न्स दिखे हैं, और एमसीएक्स की बात करें तो 75% तक के रिटर्न्स यहाँ पर भी दिखे हैं। तो एनएसई की लिस्टिंग जल्दी हो सकती है, जिसके चलते सभी एक्सचेंजेस स्टॉक्स में आज एक्शन दिखा है। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच ये पूरी जानकारी कंपाइल करके लेके आने के लिए। राजेश सर, देखो शेयर्स तो चलते ही रहेंगे, ऊपर भी होंगे नीचे भी होंगे, लेकिन कुछ ऐसे लेगेसी वाले शेयर्स होते हैं जिनको अब उनके कॉम्पिटिटर ही ढूंढना बड़ा मुश्किल है। बीएससी, सीडीएसएल, एमसीएक्स, अब आप कैसे खड़ी करेंगे दूसरी कमोडिटी की एक्सचेंज जो एमसीएक्स के बराबर लेके आएगा वॉल्यूम का ट्रांजेक्शंस? सीडीएसएल से कैसे डिपॉजिटरी लेके आएंगे जो इस तरह की डिपॉजिटरी? बीएससी, एनएससी तो खैर नॉन लिस्टेड है। तो क्या इसी वजह से ही मैं खरीदता रहूं कि इनका कंपटीशन ही नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है कि इनका कंपटीशन नहीं है सिर्फ इसीलिए खरीदता रहूं, क्योंकि कंपटीशन बीएससी और एनएससी तो है ही। और आज नहीं तो कल, जैसे आपके सहयोगी बता रहे थे कि एनएससी लिस्ट हो जाएगा, और एनएससी जो उन्होंने डेटा दिया उसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि एनएससी ने 1 पे 4 अभी बोनस भी अनाउंस कर रखा है। तो आने वाले दिनों में एनएससी के एक शेयर होल्डर के 5 शेयर हो जाएंगे। अब जहां तक बीएससी की बात करें तो बहुत खुशी होती है बीएससी की इस चाल को देखकर, क्योंकि हमारी कंपनी ने 500 रुपए के लेवल से इसे रिकमेंड करना चालू किया लगातार अपने क्लाइंटों को भी और चैनल्स में भी, और आज ये 3,500 के आसपास 3400 के ऊपर खड़ा है। मुझे लगता है यहाँ से भी ऊपर जाने की बहुत अच्छी संभावना है।
पहली तिमाही के नतीजे तो आपके सहयोगी ने बता ही दिए, लेकिन उसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो जो वॉल्यूम ग्रोथ इसमें हुई है एफएनओ साइड में, वो लाजवाब है। जहां पहले 0% वॉल्यूम थे डेरिवेटिव्स में, आज की डेट में लगातार वॉल्यूम्स में बढ़त देखी गई है। दूसरे 15% की होल्डिंग इनके पास सीडीएसएल की है, जिसकी करीब 1500 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन, 4500 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन आती है। तीसरी स्टार म्यूचुअल फंड का इनका जो प्लेटफॉर्म है वो अपने आप में सबसे बड़ा है। आईएनएक्स गिफ्ट निफ्टी में जो इनकी होल्डिंग है, उसके अलावा कैश पोजीशन कंपनी में बहुत अच्छी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई इशू ही नहीं है। मुझे लगता है इस लेवल्स पे भी अगर कोई मध्यम से लंबी अवधि का निवेशक है तो उसे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। सर, मैं आपके जवाब से 100% संतुष्ट हूँ। ऐसा नहीं हो सकता कि चीज़ें बदल नहीं सकती, लेकिन हाँ, आप सिर्फ यही वजह से कि मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है इसलिए ना खरीदें। और भी चीज़ें देखी जा सकती हैं। गुण एक नहीं हो सकता, एक ही आदमी के अंदर अनेक गुण भी हो सकते हैं। एक गुण है, ठीक है, उसकी वेटेज है अपनी, लेकिन अनेक गुण भी हो सकते हैं। श्रीकांत सर, एक शेयर मेरे को आपसे, इनफैक्ट एक शेयर मैं आपसे लूँगा और आदित्य को मैं एक काम सौंप देता हूँ। आदित्य, जरा यूबीएल आप चेक करके रखो डाटा, डेरिवेटिव्स का, ऑप्शंस का, ट्रेड का। और श्रीकांत सर, जरा आप आईजीएल चेक करके जरा बता दो पहले कि आईजीएल के अंदर क्या किया जाए। मेरे को दो हिस्से में क्वेश्चन है मेरा। पहला, जिनके पास है वो क्या करें और जिनके पास नहीं है वो क्या करें, बस यही दो क्वेश्चन है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे जिनके पास पोजीशन है, बिल्कुल उन्हें बने रहना है, क्योंकि ये स्टॉक ने मल्टीपल टाइम्स 510 515 के करीब सपोर्ट लिया है और वो सपोर्ट लेने के बाद इसमें अच्छा खासा बाउंस बैक भी बना है। इस बार भी अगर आप देखें तो कल के दिन में यानी शुक्रवार के दिन ये स्टॉक 516 के करीब था। अब यहाँ पे अच्छा खासा रिबाउंड बना हुआ है। स्टॉक ओवरसोल्ड भी है। हमें लगता है कि स्टॉक वापस से अपने अपर बाउंड्री की तरफ यानी कि 560 के करीब आ सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है वो बने रहें। जिनके पास पोजीशन नहीं है वो फ्रेश पोजीशन बना सकते हैं। 515 514 के स्टॉप लॉस के साथ इसे खरीदा जा सकता है। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है, लेकिन ये स्टॉक भी आप देखें तो वैसे थोड़ा सा वोलेटाइल है। साथ ही साथ ये क्रूड प्राइसेस के साथ भी कई हद तक काफी लिंक कर लेता है। तो मुझे लगता है कि वहां पे भी थोड़ी वॉलेटिलिटी बनी है। यहाँ पे भी हमें वॉल्ट्स बढ़ते हुए दिखेंगे और टेक्निकली तो मैं कहूंगा कि बिल्कुल इन लेवल्स पे से खरीदा जा सकता है। इनफैक्ट अभी थोड़ी देर पहले आदित्य ने भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अपना बुलिश व्यू रखा था, जिसके साथ मैं सहमत हूँ। दोनों स्टॉक्स पर आपके लिए व्यू। कुछ और स्टॉक्स की तरह बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। आप जरा एक बार राजेश जी, हम देख रहे हैं कि सरकारी जो शेयर थे वो तेजी से गिरे और अब थोड़े से संभल के चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके हिसाब से जो वैल्यूएशन करेक्शन होना था सर, वो हो गया है या फिर अभी कुछ कुछ पैकेट्स में बाकी है? और अगर आपसे पूछें कि 2-3 शेयर बता दीजिए पीएसयू में पोजीशन लेने के लिए, आपको सही क्या लग रहा है अभी? देखिए, ये बोलना मुश्किल है कि करेक्शन पूरा हो गया है क्यों नहीं, क्योंकि वैल्यूएशन जो है वो थोड़े से स्ट्रेस्ड हो गए थे, ये अपनी बात तय है। क्योंकि लगातार ये नए ऑर्डर्स मिलते जा रहे थे, भले वो किसी भी कारण से हो, और उस ऑर्डर बुक को मार्केट ने डिस्काउंट करके फ्यूचर अर्निंग्स प्रोजेक्ट करके बाजार में तेजी बन गई थी। अब वहां पे करेक्शन हो रहा है, लेकिन ये बात अपनी जगह तय है कि इनके जो ऑर्डर बुक्स है, कई कई जगह तो 3-3 4-4 साल की रेवेन्यू विजिबिलिटी आ रही है। जो करेक्शन हो रहा है वो कम से कम कंफर्ट दे रहा है आपका कि जो ऊंचे वैल्यूएशंस में स्टॉक्स थे वहां आप थोड़ी कंफर्टेबल वैल्यूएशन पे है। तो यहाँ बिल्कुल कुछ एक स्टॉक्स ऐसे हैं जहां पर ध्यान रखा जा सकता है। एक बार में नहीं तो हल्की हल्की खरीदारी की जा सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर अपने डिफेंस की बात करें तो HAL, BDL ये जैसी कंपनियां हैं जो ऊपर से करीब करीब मेरे ख्याल से 20-25% तक करेक्ट कर चुकी हैं, लेकिन इनके ऑर्डर बुक पर लगातार जो नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं, न केवल भारत में बल्कि कई कंपनियों को विदेशों में भी, तो वहां पे ध्यान रखा जा सकता है। दूसरे, डिफेंस की जिस तरीके से कावियात बन रही है उसमें BEL को भी अच्छा फायदा होता है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को। इवन अगर अपने मेट्रो रेलवे की स्टोरी को देखें तो वहाँ BEML को अच्छा फायदा होता है। ऐसे कई ऐसी कंपनियां हैं जो अच्छी खासी करेक्ट कर चुकी हैं, वहां थोड़ी थोड़ी खरीदारी की सलाह रहेगी। और दूसरे PSU साइड में अगर मैं देखता हूँ तो मुझे PSU बैंकिंग में बहुत अपसाइड दिखता है, और वहां भी हमने देखा है कि अच्छे करेक्शन हो चुके हैं। तो वहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, SBI ऐसी कंपनियों पे ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये कुछ कुछ शेयर्स हैं जो आप अपने फोकस में रख सकते हैं। श्रीकांत जी,
एविएशन की बात करें तो हम अक्सर चर्चा करते हैं इंटरग्लोब एविएशन की, लेकिन अगर पिछले अगर आप 3 सत्र से देखेंगे तो स्पाइस जेट में बहुत तगड़े मूव्स हैं और ये शेयर आप आज भी अगर देखेंगे तो 7-8% की तेजी के साथ डे हाई पर ट्रेड कर रहा है। 80 रुपए के आसपास का भाव हो गया। अभी पिछले दिनों खबर भी आई थी कि इन्होंने हाई कोर्ट के एक ऑर्डर को चुनौती दी है सुप्रीम कोर्ट में, जहां पर इनके 3 एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड किए गए थे। तो कहीं ना कहीं रिवाइवल की उम्मीदें हैं। आप ये बताइए कि ये जो लोअर लेवल से जो तेजी आई है महीने भर में करीब 35-40% के आसपास की, इसको एग्जिट के लिए इस्तेमाल करना है या फिर आपको भी कन्विक्शन आ रहा है कि शेयर भी और चल सकता है? अभिषेक जी, बिल्कुल अगर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अगर टेक्निकल पैटर्न को देखें तो ये काफी कंस्ट्रक्टिव पैटर्न बनाते जा रहा है। वॉल्यूम्स इसमें बढ़ते जा रहे हैं, प्राइस एक्शन में काफी हमें लगता है कि स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। और अगर इसके टेक्निकल पैटर्न को अगर आप वीकली मंथली बेसिस पे देखते हैं तो इसने काफी इंपॉर्टेंट लेवल यानी 77-78 के हाईएस्ट लेवल को क्रॉस किया है, जो इसने फरवरी 2024 में बनाए थे। इसका मतलब यह है कि ये स्टॉक अपने प्रीवियस मंथली क्वार्टरली स्विंग के करीब जा सकता है, जो तकरीबन 108 के करीब का है। हमें लगता है कि बिल्कुल ये इस पर्टिकुलर स्टॉक में बने रहे। ये स्टॉक ओनली बीएसई में लिस्टेड है, लेकिन अगर इसके टेक्निकल पैटर्न्स को देखें, वॉल्यूम्स को देखें, ओवरऑल सेक्टर की अगर बात करें, क्रूड के दामों की बात करें, तो मुझे लगता है कि इसमें कई सारे पॉजिटिव्स हैं। यस, नो डाउट इट्स अ मिड कैप स्टॉक, थोड़ी सी रिस्क रहेगी, लेकिन अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट्स कर लेते हो फॉर नेक्स्ट लेट्स से 2-3 मंथ्स या 5 मंथ्स मैक्सिमम, तो हमें लगता है कि उसका बेनिफिट मिल सकता है। हमें जो स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा वो हम स्टॉप लॉस रखेंगे तकरीबन यहाँ से 70 रुपए का रखेंगे। तो 70 रुपए के नीचे की अगर क्लोजिंग आती है तो मैं कहूंगा कि इसमें वीकनेस बनेगी, अदरवाइज ये स्टॉक 110 के करीब जा सकता है। देखिए 2-3 सत्र में ही शेयर जो है 65 रुपए से 80 रुपए का सफर इसने तय कर लिया है और चल सकता है, लेकिन स्टॉप लॉसेस को बहुत थोड़ा सा सावधानी से रखिएगा क्योंकि वोलेटाइल हो सकता है। ये 70 रुपए का स्टॉप लॉस आपको बता दे रहे हैं श्रीकांत जी स्पाइस जेट के लिए। चलिए छोटे से ब्रेक लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और बढ़िया स्टॉक्स की चर्चा करेंगे और अपने एक्सपर्ट्स के जरिए बीटीएसटी या फिर एसटीबीटी के ट्रेड भी लेकर आएंगे। आप कहीं जाएगा नहीं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बाजार बिल्कुल टाइट रेंज में है और अगर आप थोड़े बहुत पॉइंट्स का मूव देख भी रहे होंगे तो वो सिर्फ आपको निफ्टी बैंक में दिखेगा। निफ्टी तो हमने शो की शुरुआत की थी तब भी 30 अंकों पर था, अभी भी 30 अंक ही ऊपर है। स्टॉक्स में थोड़े थोड़े मूवमेंट हो रहे हैं और उसमें से अगर आप देखेंगे तो कुछ बैंकिंग, एक्सिस बैंक, आईसीसी बैंक ये शेयर ऊपर हैं। मेटल में हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील ये ऊपर आपको दिखेंगे और इक्का दुक्का शेयर कंजम्पशन वाले हैं। दूसरी साइड में अगर आप देखेंगे तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व ये कमजोर हो रहे हैं क्योंकि काफी ज्यादा यूफोरिया बिल्ड हुआ था आईपीओ के अराउंड बजाज हाउसिंग फाइनेंस के। आज लिस्टिंग हो गई तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट चेकिंग हो रही है दोनों के दोनों शेयरों में। और कह सकते हैं कि इसके जद में 2 और शेयर आए हैं, पीएनबी हाउसिंग और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस। ये जो दोनों शेयर हैं ये दिन के निचले स्तरों के पास जाकर कारोबार कर रहे हैं। 6-7% के आसपास तक की गिरावट है। अब राजेश जी ऐसा लग रहा है कि नहीं इनका तो कारोबार खत्म हो जाएगा, मतलब ठीक है एक प्लेयर, बड़ा प्लेयर आ गया लिस्ट होके। क्या सोच होनी चाहिए इन दोनों शेयरों के निवेशकों की? क्या एलआईसी हाउसिंग, पीएनबी हाउसिंग माइनस करना और बजाज हाउसिंग फाइनेंस प्लस करना ये सही रणनीति है या फिर शेयर अपने पास रखे रहें जिसके पास है? देखिए ये खरीदारी का मौका है, खास करके एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। तो अगर आप देखें तो नंबर लगातार अच्छे हो रहे हैं, जो डिसबर्समेंट है वो बढ़ते जा रहे हैं। एलआईसी की पेरेंटेज है 10-12 की पी पे ट्रेड कर रहा है, डिविडेंड देता है, सारे पायदान पे खरा उतरता है और आज की डेट में नंबर 1 कंपनी इन हाउसिंग फाइनेंस है एयूएम वगैरह के हिसाब से। तो मुझे लगता है ये खरीदारी का मौका है। ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है जो इस कारण से हो रही है क्योंकि एक यूफोरिया बना हुआ था। जैसे इन कारोबार खत्म होने की बात है तो वो तो संभव नहीं है क्योंकि एक तो ये बड़ी कंपनियां हैं, दूसरे बजाज हाउसिंग फाइनेंस पिछले 5-6 वर्ष से कारोबार में थी। ऐसा नहीं है, वो तो लिस्टिंग आज हुई है, कारोबार तो पहले से भी था, तो उस तरीके से खत्म कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो गिरावट आई है एक तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए या दूसरी चीज है, यहाँ पे खरीदारी का मौका बनता है खास करके एलआईसी और पीएनबी दोनों में। दोनों शेयरों में खरीदारी का मौका है। 6%, 7% की गिरावट के साथ दोनों शेयर कारोबार कर रहे हैं। चलिए 3:20 हो गए हैं। अपने एक्सपर्ट से ये समझ लेते हैं कि आपके लिए बीटीएसटी ट्रेड के मौके कहां पर बनेंगे। श्रीकांत जी शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए आपका सौदा क्या होगा?
तो देखिए मुझे लग रहा है कि पावर स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी बनी है, स्पेशली एनटीपीसी, टाटा पावर, इन सभी के पैटर्न्स काफी स्ट्रांग है और मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ दिनों तक और हम मोमेंटम कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। स्पेसिफिकली मैं कहूंगा कि एनटीपीसी इसे लॉन्ग किया जा सकता है, 411-12 के करीब अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये स्टॉक अपने कंटिन्यूएशन फॉर्मेशन को बनाता है, जिसके बेसिस पे ये स्टॉक मुझे लगता है कि 420 और 425 के लेवल्स वापस से अचीव कर सकता है। तो करंट लेवल से एनटीपीसी को लॉन्ग करें 411-412 के करीब। स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा एट 405। तो 405 का स्टॉप लॉस, 425 का टारगेट, एनटीपीसी को करंट लेवल से लॉन्ग करें। ठीक है, एनटीपीसी निफ्टी का टॉप गेनर भी है, 2.5% के आसपास की मजबूती है। शेयर अभी और चलेगा। 420 का पहला टारगेट, 425 का दूसरा टारगेट, 405 रुपए का स्टॉप लॉस ये होगा श्रीकांत जी की तरफ से। आदित्य, आप बताइए, आपने क्या स्पॉट किया है, कहां नजर आपकी गई है? देखिए मेरी नज़र आईसीआईसी बैंक पे गई है, जिसने आज बैंक निफ्टी का ट्रेंड डिफाइन किया है। तो इसको लॉन्ग कर सकते हैं 1265 में। स्टॉप लॉस रहेगा 1250 का और टारगेट रहेंगे 1280 से लेके 1290 के। ठीक है। एक दो शेयर जरा और पता कर रहे थे। खैर मेरे को मार्केट में आज बैंक निफ्टी, जैसे मैं आपको कह भी रहा था कि परसेंटेज में थोड़ा ज़्यादा ठीक रहेगा और अब आप अभी भी देखो आप 0.44 है, क्योंकि पॉइंट्स में आप कंपेयर नहीं कर सकते ना इंडस्ट्री इंडाइसिस को। तो आप 226 पॉइंट निफ्टी बैंक के साथ चल रहे हो ऊपर और करीब 26 पॉइंट ही सिर्फ निफ्टी के अंदर परसेंटेज में 0.11 है। एक चीज़ मैं आपको और नोटिस कराता हूँ मैं, जैसे मैंने आपको बताया आज के टॉप गेनर्स तो बैंकिंग काउंटर्स ही आपको ज़्यादा दिखेंगे। ऑप्शंस के ट्रेड जो दोनों सुबह हमने दिए थे, एक तो एक्सिस बैंक की कॉल थी और अभी एक इंडसन की कॉल दी हुई है। एक बार सुबह वाली कॉल भी अगर याद हो तो एक बार ज़रा ढूंढ के चला सकोगे प्रोड्यूसर साहब आप वो वाला ट्रेड भी? एक्सिस बैंक का एक ऑप्शंस का ट्रेड था, सुबह अवनी भट्ट ने दिया था। और अभी वाला तो अभी ही चला दो, इंडसन बैंक का जो एक ऑप्शंस का ट्रेड अभी आपको अजीत सर ने दिया है। ठीक है, अवनी भट्ट वाला ढूंढ के थोड़ी देर में चला देना। आदित्य, एक यूबीएल पे रिकमेंडेशन चाहिए, जरा ये रिकमेंडेशन देना। यूबीएल पे आपकी क्या है ट्रेड? ये आपने काफी अच्छा ढूंढा है, क्योंकि अगर आप देखें तो काफी सारे एफएमसीजी काउंटर्स करेक्शन मोड में है, बट यूनाइटेड ब्यूरीज काफी अच्छा चल रहा है। बल्कि एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट है, तो इसको बाय किया जा सकता है 2115 में। स्टॉप लॉस रहेगा 2070 का और टारगेट रहेंगे इसमें 2150 से लेके 2200 के। डन। तो ये भी यूनाइटेड ब्रूवरीज भी आप कह रहे हैं कि बढ़िया शेयर है। एक्चुअली में ना इसका बिल्डअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप फ्यूचर वाली प्लेट में देखेंगे ना तो लॉन्ग बिल्डअप चेक करो, लॉन्ग बिल्डअप के अंदर ओपन इंटरेस्ट चेक करो, वो आपको स्ट्रॉन्ग दिखेगा काफ़ी। और टिपिकली ये आप थोड़ा बैक टेस्टिंग भी करेंगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा। एक तो सेक्टोरली काफ़ी मजबूत है, पूरा बजिंग सेक्टर है इस साल का। अभी तक सितंबर में तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है। दूसरा आप देखो कि 4.5% का ओवर एडिशन है। आपको भी आज एक थोड़ी देर पहले ही अजीत मिश्रा जब जुड़े थे, उन्होंने एक लाइन बताई थी, शेयर खरीदना बड़ी बात नहीं है, अच्छा शेयर सिलेक्टिव होके इस समय खरीदना बड़ी बात है। शेयर खरीदने में कुछ भी कर लो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करके 50 कंपनीज या कुछ भी आपको ठीक लगता है खरीद लो, ऐसा नहीं होगा बॉस। इसी 50 कंपनी से आज 23 कंपनी नीचे भी हैं, 27 कंपनीज ऊपर हैं और 27 कंपनीज में भी परसेंटेज गेन स्ट्रेंथ किस में है, उसी को खरीदना है। 27 सोचो आप, टोटल आप 50 कंपनीज में से 23 कंपनी को खरीद नहीं रहे, क्योंकि वो लाल निशान में आपने एक बेंचमार्किंग बनाया। फिर बच गई कितनी? 27 कंपनीज। इस 27 कंपनीज में से भी आप 2 या 3 कंपनी खरीदोगे, तो परसेंटेज में आपको 50 से सिर्फ 2 कंपनीज पे ले आया। कितनी मेहनत है, पहले 50 में से भी सिर्फ 2। इसी कड़ी के अंदर हम आपको ऑप्शंस के ट्रेड भी कुछ बता रहे हैं। एक बार जरा दिखाना वो सुबह वाली एक्सिस बैंक वाली ट्रेड। एक बार 1230 की स्ट्राइक कॉल थी, जितना मेरे को याद आ रहा है। एक बार अगर दिखा पाएँ तो 16 रुपये पे दी थी, अभी भी 15 से 16 रुपये पे बताई थी मैम ने। और अभी जस्ट मैंने रेट चेक किए हैं, 1230 की कॉल के रेट भी 15-16 रुपये ही आ रहे हैं। जस्ट अभी मैंने चेक किया ये थोड़ी देर पहले। तो दोनों ऑप्शंस के ट्रेड, एक इंडसन बैंक वाली ऑप्शंस का ट्रेड और एक एक्सिस बैंक वाली ऑप्शंस का ट्रेड, बैक टू बैक स्क्रीन पर दिखा दो। ये दोनों बैंकिंग के ऑप्शन हैं, आप इन दोनों का फ़ायदा ले सकते हो।
दोनों में एक चीज़ आपको 100% माननी पड़ेगी, वह है रिग्रेसली स्टॉप लॉस रखना, और ट्रेडिंग करते समय जब आपके पास प्रॉफिट आ जाए, हैंडसम प्रॉफिट आ जाए, तो आप निकल भी जाना। ये एक्सिस बैंक की है, और अजीत सर वाली भी दिखा दो, इंडसइंड बैंक की अभी थोड़ी देर पहले ही देके गए हैं वो, तो वो भी दिखा देना। तो दोनों के दोनों ऑप्शंस के ट्रेड के साथ मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि अभी क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सिर्फ 5 मिनट का समय रह गया है, इसलिए कोई ज़्यादा ऑप्शन ट्रेड मत करना। स्टॉक्स का रखना, स्टॉक्स में भी 2 बैंकिंग की मिली हुई हैं, इस पर ध्यान रखना। आपकी मर्जी, आप इसको भी लो या नहीं लो, है ना। स्टॉप लॉस, टारगेट, लॉस, प्रॉफिट सब कैलकुलेटेड है। अब आपके ऊपर मैं छोड़ के जाता हूँ, आपका विजडम है, आप उसको कैसे देखना चाहो कैसे नहीं। ठीक है जी, 1-2 शेयर जरा और चेक करवा लेते हैं, लास्ट में चलते चलते। वैसे मेरा मन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी एक शेयर तो पता कर ही लूँगा लास्ट में कि और किस में कोई BTST वगैरह का कैंडिडेट बनता है कि नहीं बनता। बायोकॉन को नहीं लेके जाता मैं, मैरी को कोई पता कर लेता। मैरी को BTST करूँ क्या आदित्य? मैरी को BTST करूँ? जी यस, देखिए मैरिको में देखे ना तो पैटर्न्स काफी अच्छे बन रहे हैं, तो BTST इसको किया जा सकता है। किया जा सकता है। डन। 3 मिनट रह गए मार्केट की क्लोजिंग की तरफ में। मैं शेयर पूछने के ज़्यादा हक में नहीं हूँ। अगर किसी के पास कोई ट्रेड है तो विंडो में हम दिखा देते हैं, अपना हाथ ऊपर उठा लीजिएगा। अगर आपको कोई कंपलसरी ट्रेड देना है तो हम वो पता कर लेते हैं, नहीं तो मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं, और मैं चाहता भी नहीं कि मैं आपसे पूछूं, क्योंकि जितना डिस्कशन हो गया। ठीक है, तो शायद कोई अभी और ट्रेड बता। अच्छा आदित्य, आप कुछ बताना चाहते हैं? यस प्लीज़ बताएं। मैं एक्चुअली लेवल बताना रहेगा मेरे। मैरिको में बाय कर सकते हैं 695.50 में, स्टॉप लॉस रहेगा 680 का, और टारगेट रहेगा 710 से लेके 720। लेकिन 720 का टारगेट हो गया मैरिको के लिए आदित्य की तरफ से। अच्छा, एक शेयर ना उस पर मतलब कोई ट्रेड नहीं चाहिए राजेश जी। PCBL चूंकि आपके शहर वाली कंपनी है और चली बहुत तेज रफ्तार से है, हमने पिछले महीने भर में देखा कि 3 बार 500 रुपए का आंकड़ा पार किया और वहां पर टिकने में थोड़ी मुश्किल आई। PCBL में क्या करें? जो प्रॉफिट में है थोड़ा सा प्रॉफिट बांध लें वहां से। देखिए, अगर आपका टाइम होराइजन लंबा है तो आपको बिल्कुल बने रहने चाहिए, कोई भी गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। कंपनी कार्बन ब्लैक में है, और जिस तरीके के ऑटो के नंबर आ रहे हैं कार्बन ब्लैक जो कि टायर में यूज होते हैं, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इसके अलावा उन्होंने एक केमिकल की कंपनी खरीदी है, वहां से भी अच्छे नंबर आएंगे। दूसरे, एक्सपेंशन पूरा हो गया है। तीसरे, इनके जो 3-4 प्लांट है सब में पावर इनका खुद का है, तो कैप्टिव पावर होने के कारण से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम होते हैं, और जो एक्स्ट्रा पावर होते हैं वो ग्रिड में भी बेच लेते हैं। तो मुझे लगता है इस कंपनी में आपको बने रहना है और गिरावट में खरीदारी करनी। 1.5 मिनट के बाद मार्केट की क्लोजिंग आपको मिल जाएगी, और मैं क्लोजिंग पे फटाफट से आपको नोटिस कराता हूँ कि आज की क्लोजिंग में इंपॉर्टेंट चीज़ें कैसे कैसे हुई हैं और क्या क्या हुआ है। स्टार्ट कीजिए निफ्टी और बैंक निफ्टी से, फिर शेयर्स और सेक्टर्स पे आएंगे। निफ्टी की आज की क्लोजिंग ख़राब नहीं है, अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी। 380 कहने को सिर्फ हमने 23 पॉइंट जोड़े हैं, बट पॉइंट ना खोना ही पॉइंट पाने के बराबर है आजकल तो, क्योंकि आपने ऑल टाइम हाई टेस्ट करके फिर से एक भय पैदा किया हुआ है शॉर्ट्स वालों को कि गलती से शॉर्ट्स मत करना, हम तो 2 दिन बाद फिर से नया हाई लगाने की कैपेसिटी रखते हैं। दूसरा पॉइंट, आप 25,500 से उतना ही दूर हैं जितना 25,200 से दूर हैं, तो दोनों के दूरी समान है। पहला पॉइंट तो आपके पास सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसी 300 पॉइंट के बीच का आपको मिला है। दूसरा अच्छा पॉइंट ये है कि इंडिया विक्स डल हुआ है, ये वॉलेटिलिटी को तो ख़त्म कर देगा। आपको मुश्किल तो होगी इंडेक्स ट्रेड करने में, लेकिन ये बाजार को ज़्यादा उथल पुथल नहीं करने देगा। अभी थोड़ा हैंडल विद केयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लेवल्स बड़ी मुश्किल से मेहनत करके यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तीसरी अच्छी बात, बैंक निफ्टी की आज की क्लोजिंग 52,000 ना केवल पाने की है, बल्कि 52,150 पॉइंट जोड़ के क्लोजिंग करवाने की भी है, क्योंकि पिछली बार हमने जो क्लोज किया था 52,000 के जस्ट नीचे किया था, तो ये एक अच्छा क्लोज करके गया। और उसमें पार्टिसिपेशन के तौर पर आज अच्छी चीज़ है कि एक्सिस, कोटक, ICICI, HDFC, इन सब का रोल अच्छा है। एक और अच्छी चीज़ मैं मार्केट के अंदर बताता हूं कि आज फर्स्ट राउंड ऑफ अ चर्निंग हुई है वीक के अंदर, जहां पे FMCG का भले ही कोई खबर आए या ना आए, उसका इम्पैक्ट आए ना आए, लेकिन FMCG ने धीरे धीरे करके अपने आप को बैक टेस्टेड पीछे कर दिया,
और कुछ और सेगमेंट्स को आगे आने का मौका दिया। इसलिए आज के टॉप गेनर्स बैंकिंग काउंटर्स हैं, क्योंकि डिफेंसिव से थोड़ा एग्रेसिव की तरफ हम मार्क कर रहे हैं। इसलिए अभी आपको आदित्य की बात जब सुन रहे होगे ना, तो उन्होंने कहा था रिस्क ऑन हो रहा है, रिस्क ऑफ नहीं कहा था, रिस्क ऑन कहा था। तो ये पॉइंट नोटिस करने वाले हैं। एक दो चीज़ें मैं और बताता हूँ। आज अडानी ग्रुप के शेयर भी थोड़े एक्टिव रहे हैं बाजार में। 2-4 बड़े ग्रुप्स को आप नोटिस करके रखा कीजिएगा, अडानीज, अंबानीज, ठीक है, उसमें जिंदल्स हो गए, साथ में फिर बजाज ग्रुप के कंपनीज हो गई। तो ये ग्रुप वाइज कंपनीज को भी काफ़ी सारे लोग मार्केट में अलग अलग तरीके से ट्रैक करते हैं। और आज मेरे को बजाज के अंदर तो चलो प्रॉफिट बुकिंग का दिन हो सकता है, उनकी लिस्टिंग थी आज एक कंपनीज की, और अदरवाइज नहीं तो आप जिंदल ग्रुप को देखोगे ना, काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। आपको ध्यान होगा आज हमारे साथ गौतम शाह जुड़े थे। उन्होंने कहा था कि JSW और साथ ही JSPL, ये 2 शेयर ऐसे हैं जिनको स्टील पैक, मेटल पैक से उनको काफ़ी अच्छे लगते हैं, और मेटल्स अभी चर्निंग के पार्ट में शुरू हुआ है चलना। तो सारी चीज़ें मैं आपको बैक टू बैक कनेक्ट करके डॉट्स जिसे कहते हैं ना, वो आपको नोटिस करा रहा हूँ। एडवांस डिक्लाइन की रेशियो बहुत ज़्यादा बड़े गैप के साथ नहीं, बट फिर भी अच्छी ही बंद हुई है, और आप 1300 शेयर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आदित्य, आज आपका कार्यक्रम में हिस्सा